भगवान बनाने और भगवान को बिगाड़ने में बड़ा आनंद आता है। और व्यक्ति विशेष को भगवान बनाने का बड़ा कल्चर है हिंदुस्तान में, खास करके बाबाओं को जी। और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही ऊपर है। ऐसी स्थिति में आज आप ओशो को कहाँ देखते हैं, जब गॉड मैन क्रिएशन है? हमने उनको कभी भी गॉड मैन की तरह, हमने उनको एक टीचर की तरह देखा, जो एक बड़ी सिंपल मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, सिंपल किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, जैसे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस तरह की वार्तालाप थी। वो बस ये था कि एक तरीके से वो एक जगह आके एक कुर्सी पे बैठते थे, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम प्रवचन वगैरह देते थे, और वो भी हमारे जो प्रश्न होते थे उन्हीं का। उन्होंने अष्टविक्र विक्र गीता पे इतना बोला, उन्होंने बुद्ध पे बोला, उन्होंने महावीर पे बोला, कबीर पे बोला, मीरा पे बोला, रायदास पे बोला। और उससे पहले मैं, क्योंकि थोड़ा स्पिरिचुअल लीनिंग्स का था, मेरी नानी उस तरह से थी, तो वो मेरे लिए किताबें खरीद के लाती थी, कभी कबीर के दोहे, कभी कुछ कभी कुछ। तो मैं देखता था कि कोई मेरा आंसर नहीं दे पाता था, मैं जो क्वेश्चन मेरे जहन में है वो मिल नहीं पाते थे। यहाँ आके मेरे सारे क्वेश्चंस ड्रॉप हो गए। यहाँ मैं जब उनको बस सुनता था तो बस सुनता था। इट वॉज लाइक एन ऑर्केस्ट्रा, इट वॉज लाइक अ म्यूज़िक। तो अब मैं वो समझा नहीं सकता, वो आपको वहाँ होना पड़ेगा उनके सामने जब वो बोलते थे, और ऐसा लगता था वो मेरे ही किसी सवाल का आंसर दे रहे हैं। तो वो चीज़ हमने देखी, उस चीज़ को हमने महसूस किया, और उन्होंने कभी हमें उस तरह से गुमराह नहीं किया कि ये मत करो, वो मत करो। कभी वो एक्सट्रीम उस पे नहीं जाते थे। वो एक बड़ी प्यारी बात, जैसे हमेशा मेरे को तो हमेशा बोलते थे, मेरा नाम पेट ने मुन्ना, तो वो कहते थे, मुन्ना हमेशा एक चीज़ याद रखना, घाट घाट का पानी पियो, हर गुरु के पास जाओ, हर आश्रम जाओ, हर मंदिर जाओ, हर मस्जिद, हर गुरुद्वारा जाओ। तो यहाँ एक व्यक्ति था जो आपको भेज रहा है, जाओ। एक्सपोजर, वो एक्सपोजर के ऊपर बहुत उनका होता था कि तुम जब इन सब चीज़ों को देखोगे तो फिर जो मर्म निकलेगा, वो जो समझ निकलेगा, उसका जो अर्थ निकलेगा, वो जो अर्थ आपको जीवन में मिलेगा, वो खुद तुम्हारा अपनी रियलाइजेशन होनी चाहिए, अपनी एजुकेशन होनी चाहिए, ना कि किसी की थोपी हुई होनी चाहिए। किसी ने कहा तो तुम मानो, डोंट बिलीव व्हाट अदर पीपल से, है ना। जो तुम खुद अनुभव करते हो उसी को, यही हमने चीज़ सीखी, और वही हम आज तक अपने जीवन में कर रहे हैं उस चीज़ को। नहीं, जैसे आप, हमारा जो देश है, जो हमारा समाज है, वो चमत्कार प्रिय है। हाँ। कि कोई पर्ची में लिख के दे दे रहा है, कि हवा में। एक अलग पर्सपेक्टिव की एक बात कहूँ, ये कब होता है? जब आपके पास समय होता है जी, है ना। अगर आप 8-10 घंटे डेली काम कर रहे हों और आप अपने काम में मस्त हों, स्वस्थ हों और व्यस्त हों, आपके पास समय होगा इन सब चीज़ों के लिए? नहीं होगा। ये खालीपन से चीज़ें उभरती हैं। आप सोचिएगा इस चीज़ के बारे में। ये सब ये क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, चाहे शेतकारी है, चाहे एक छोटा फार्मर भी है, वो बेचारा अपनी खेती 4 बीघे की खेती कितने घंटे कर लेगा? अब उसके पास वो नहीं। सो देयरफॉर एम्प्लॉयबिलिटी, लाइवलीहुड, ये इस चीज़ के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों नहीं होता स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, स्वीडन में, नॉर्वे में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, वहाँ गवर्नमेंट्स क्यों नहीं होते? वो कल्चरली वी आर वेरी डिफरेंट, मैं मानता हूँ, बट दे आर वेरी बिजी, दे आर वर्किंग, उनको काम करना है। सो अब ये भी हो सकता है, रिएक्शन आ सकता है, आप क्या करोगे, हिंदुस्तान में कोई काम नहीं करता? काम करता है, लेकिन ये चीज़ सोचने वाली है कि आपके पास इतना समय है कि आप, मैंने देखा है, मेरे ही दोस्त जो हैं, वो अब तो नवंबर में शादियों का मौसम है, मैं पिछले 2 महीने से देख रहा हूँ, एक महीने में उन्होंने 12 जगह अपनी कुंडलियाँ दिखाई हैं। तो इतना समय है ना आपके पास, इतना समय है ना। जब समय है, आपकी जेब भरी हुई है, तो जाओ इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करो, जीडीपी को बढ़ाइए, आप जाइए अपना कीजिए जो भी कर। तो मैं उसको किसी को मना नहीं करता, लेकिन समझने की बात है। मैं फिर जो सीरियस बात है, इसका मतलब हम उतना अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम इतने वेले हैं, हम इतने वो हैं कि हमें टाइम पास के लिए हमें ये सब चीज़ें चाहिए।
तो मैं सर जैसे मैं एक जेंजी हूँ, मैं ओशो को नहीं जानता हूँ, और मैंने स्क्रीन रील में देखा उनको स्क्रॉल करते हुए, और उनकी कोई रील दिख गई आजकल बीच में खूब वायरल हुई कि खुशी बढ़ती रहनी चाहिए जीवन के साथ, और वो बच्चा डांस कर रहा है। तो मैं ओशो को क्यों जानूं, क्यों ओशो को पढ़ूं, मैं क्या वजह है? हाँ, वो इसलिए क्योंकि यही एक व्यक्तित्व हैं, यही एक टीचर मैं कहूँगा, यही एक मैसेंजर थे जिन्होंने बुद्ध पे भी बोला, महावीर पे भी बोला, जीसस पे बोला, नानक पे भी बोला, कबीर पे भी बोला, रैदास पे भी बोला, मीरा पे भी बोला। तो एक इनका एक पर्सपेक्टिव अलग है। इन्होंने फिलॉसफी पे बोला, इन्होंने साइकोलॉजी पे बोला, इन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी पे बोला, हार्मोन्स पे बोला, इन्होंने आपकी पूरी जो व्यवस्था है पूरे शरीर की इंक्लूडिंग सेक्स, उसके ऊपर बोला। और सेक्स मैं इसलिए कह रहा हूँ, नॉट बिकॉज जैसे बहुत लोगों मुझसे पूछते हैं कि अरे अच्छा आप स्वामी प्रेम परिवर्तन, अच्छा आप ओशो से कनेक्टेड हैं, ओ तो वहाँ पर सेक्स में वहाँ क्या होता था, नंगे नाच होते थे आश्रम में, और ये मैं कहा भाई 4 साल हम भी रहे हैं वहाँ पर, हैं तो हम भी एक अच्छे रिस्पेक्टेड फैमिली से गए थे, मैं भी एक जैन परिवार का एक बहुत हुआ है, तो हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। ठीक है, वो कुछ कोर्सेज होते हैं जैसे तंत्रा कोर्सेज होते थे वहाँ पर, देन यू आर डीलिंग विथ ह्यूमन साइकोलॉजी, यू आर डीलिंग विथ सप्रेशन, यू आर डीलिंग, तो वो पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थे। जैसे थेरेपीज़ होती हैं, जैसे हिप्नोथेरेपी होती है, जैसे तो वो भी एक तरीके की तांत्रिक एक जो प्रैक्टिसेस अंदर होती थी आश्रम में, वो एक तरीके की थेरेपी थी। अब उस चीज़ के ऊपर मैं विस्तार से बात करने का तो मेरे पास समय नहीं होगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा जो भी कुछ हो रहा था वो बहुत व्यवस्थित तरीके हो रहा था और उनकी छत्रछाया में हो रहा था। और ऐसा नहीं है जैसे लोग कहते हैं नहीं नहीं उनको तो पता ही नहीं था, उनके अनुयायी कुछ भी कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। उनको सब पता होता था, उनको बिल्कुल मालूम होता था, बिकॉज इतना तो हमें भी दिखता था, है ना। लेकिन वो अगर कुछ करवाते थे, अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि मेरे को अब वो कैसे डील करेंगे, जैसे एडिक्शन है, किसी को शराब पीने की बहुत आदत है, जैसे या कभी कभी शराब पीता है लेकिन उसे रहा नहीं जाता, तो कहते अच्छा दो इसको 2-3 महीने, तो वो कहते मैं तो यहाँ ध्यान करने आया। कह रहे ध्यान व्यान क्या करोगे, पियो, ठीक है। तो उनका क्या मतलब था, वो फिर 1-2 हफ्ते बाद ही आके कहता था मुझे नहीं, मुझे कुछ और चाहिए यहाँ पे, है ना। तो वो कहते थे पहले, एक उनका बड़ा फेमस वाक्य हुआ करता था, भोगी ही योगी हो सकता है। जब तुमने पैसे को भोगा ही नहीं तो तुम पैसे को छोड़ने की कैसे बात कर सकते हो। जब तुमने शराब को भोगा ही नहीं तुम छोड़ने की बात क्या कर सकते हो। तुमने सेक्स को भी भोगा ही नहीं तो तुम कहाँ से ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हो। तो उनकी फिलॉसफी, उनका तरीका, एक देखो मैथ्स एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है लेकिन इंटरेस्टिंग टीचर्स होते हैं, बहुत तरीके होते हैं पढ़ाने के। वो कभी कोई किसी तरह फॉर्मूले से समझाता है, किसी फॉर्मूले से, सो इनके अपने तरीके थे समझाने के। सर मैं आपने बहुत ज़्यादा मेरी उत्सुकता बढ़ा दी है। मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ, आप 4 साल आश्रम में रहे, अमेरिका के ओशो के आश्रम के अंदर क्या होता था, कौन लोग आते थे, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी उनके भक्त रहे एक वक्त में, आप वहाँ रहे, आपने क्या देखा? मैं यूएस में नहीं, मैं इंडिया में ही था, मैं पुणे में था। अच्छा, आप पुणे में थे। मैं पुणे में था। आपने वहाँ क्या देखा पुणे के आश्रम में? ध्यान देखा, थेरेपीज देखी, ये फिल्म स्टार्स जो लोग, विनोद खन्ना, हाँ विनोद खन्ना जी थे, प्रवीण बाबी, महेश भट्ट जी थे, देवानंद की फैमिली से लोग थे, और भी कई लोग थे। म्यूजिशियंस तो आए, गुलाम अली साहब आते रहते थे, अपना जगजीत चित्रा सिंह जी बहुत आते थे, फिर हरिप्रसाद चौरसिया जी आया करते थे। लेकिन वो तो उनको तो लगता था कि इट्स एन ऑनर टू गो टू द आश्रम एंड यू नो आप अपना म्यूज़िकल कॉन्सर्ट जो करते हैं वहाँ, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ी प्यारी ऑडियंस हुआ करती थी। सो उस समय में पूरे हिंदुस्तान में, मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में वही एक ऐसी ऑडियंस थी जो हर चीज़ को अप्रिशिएट करती थी, क्योंकि ओशो का मानना था कि क्रिएटिविटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो इसीलिए वो पेंटिंग पे, म्यूज़िक पे, सिंगिंग पे और डांस पे, इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे, बहुत ज़्यादा उनका फोकस रहता था। और ये जो ये बात होती कई बार कई जगहों चर्चा में सुनते,
सेक्स पे ओशो बहुत बात करते थे, तो लोग कहते थे कि उनके आश्रम में ऐसा होता था, वैसा होता था। फिर आपने ऐसा कहा होता था वैसा होता था तो मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन वो सेक्स पे बात करते थे एंड थैंक गॉड कि वो बात करते थे, क्योंकि उसके बाद देखो, और ये जो आपने बताया तंत्र और ये वो साधना, ये क्या थी? I'll tell you what, he didn't care कि politically correct होना है, socially appropriate होना है, politically appropriate। आज जितने भी हैं, ये जितने साधु संत बैठे हैं, सब ओशो की ही किताबें पढ़ पढ़ के बड़े हुए हैं। ठीक है, खाद पानी यही है, ओशो की किताबें ही, ओशो की ही रील्स, ओशो की ही चीज़ें सुन सुन के उनको सिमेंटिक्स, उसका ग्रामर, उसके फ्रेजेस बदल बदल के वो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन वो उतनी उस तरह से खुल के बात नहीं कर पाते, क्योंकि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो सोशल सिचुएशन है, वो कोई भी किसी तरह का पॉलिटिकल सोशल स्ट्रेस नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि उनके एम्पायर चल रहे हैं, उनका वो चल रहा है। एंड ओशो की एक बड़ी प्यारी बात हमने देखी, ही केयर अ डैम अबाउट इट। उनको कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि तहस नहस हो रहा है, उनका ट्रस्ट ख़त्म हो रहा है, उनके फाउंडेशंस बंद हो रहे हैं, पुलिस आ रही है या इनकम टैक्स वाले आ रहे हैं, कोई कुछ आ रहा है, उनको जो बात कहनी है उनको कहनी है, कहनी है और कहनी है। वो खुद कहते थे, कहते मैं तो लांगड़ धोती में यहाँ पर आया था, लांगड़ धोती में मैं जाऊँगा, मैं ना कुछ लेकर आया हूँ ना कुछ लेके जाऊँगा, लेकिन मुझे अभी बोलना दो, मुझे बोलने दो, क्योंकि बहुत लोग होते थे, उनकी जो मीडिया टीम होती थी उनको भाई थोड़ा सा कम बोलिए, इतने ज़्यादा कंट्रोवर्सी, मतलब घबराहट होती थी, है ना। तो मैं समझता हूँ उन चीज़ों को, हमने देखी हैं वो चीज़ें, लेकिन उनका ये था कि मुझे एक बार एक्सप्रेस करने दो, क्योंकि जो तुम परंपराओं में घिरे हुए हो और जिस चीज़ को तुम सही समझ रहे हो, कोई तो हो जो इस चीज़ को बोले। तो वो तो एक तो मिशन मोड में थे, उनको था कि मैं एक बार बोल जाऊं और तुम्हें मेरे को डिफेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये हमारे ऊपर बिल्कुल ये बोला जाता था, प्लीज़ डू नॉट डिफेंड मी। जैसे अभी आपने ही पूछा कि वहाँ ऐसे होता था, अब मैं कहूँ नहीं नहीं ऐसा नहीं होता था, नहीं वो गुस्सा हो जाते थे, कहते क्यों बोलते हो, ऐसा क्यों नहीं होता, बल्कि अच्छा है तुम बोलो हाँ पता नहीं होता होगा, शायद तुम भी आके देख लो। अरे वो तुम आओगे, उसको लाओगे, तभी तो मैं अपनी कबीर की बात रखूँगा, तभी तो मैं अपने कृष्ण के वचन उससे बोलूँगा। तो जाओ गली मोहल्ले से लोगों को लेकर आओ, मेरे सामने रखो, मैं उनसे बात करूँगा, हो सकता है उन 100 लोगों में से एक कोई बुद्ध निकल आए। तो उनका तरीका अलग था। वो कहते थे कंट्रोवर्सी, अब जैसे हम लोग मीडिया टीम जो सीनियर्स थे, मैं तो कुछ भी नहीं था वहाँ पे, तो उनको समझाते थे कि नहीं कंट्रोवर्सी हो जाएगी, कहते एग्जैक्टली दैट इज़ द होल पॉइंट, आने दो कंट्रोवर्सी और होते हैं। वो रोज़ सुबह न्यूज़पेपर के वो हेडलाइन पढ़ते, अरे वाह देखो इन लोगों ने मेरे बारे में क्या क्या लिखा, मज़ा आ गया है। ये लोग, इंडियन एक्सप्रेस ने कहा, टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा ओशो सेक्स गुरु हैं, ये ऐसे हैं, ये गंदे हैं, ये हमारे संस्कार ख़राब कर रहे हैं, हमारे ये कर रहे हैं, हमारे देश को ख़त्म कर रहे हैं। हाँ, मज़ा आ गया। अब देखना और लोग आएंगे, वो और लोग आते थे। एवरी पब्लिसिटी इज़ पब्लिसिटी। पर वो जोत जलाने की बात करते थे, कहते मेरे पास इतना वेर विदौल नहीं है, मेरे पास इतने पैसे कि मैं लोगों को उठा के घर से लाऊं, यही चीज़ें हैं। अब जैसे एक बड़ी फ़नी बात होती थी, जैसे रोल्स रॉयस की कहानी है, सो हमने तो वो साक्षात देखा उस चीज़ के ऊपर कि जब रोल्स रॉय का खोखा आया, वहाँ पे खोखा था, उसके अंदर इंजन भी नहीं था, है ना, तो लोग पूरा नेशनल इंटरनेशनल मीडिया आया कि ये देखो, ये साधु संत देखो, रोल्स रॉयस में वो है। वो यूएस में वो गाड़ियों में इंजन थे, वो फिर भी रोल्स रॉयस ओरिजिनल थी, ये तो ऐसे ही कबाड़ में खरीदी हुई जैसे रोल्स रॉयस। तो उसको वो लोग आके वहाँ पर फ़ोटो खिंचवाने आते थे, और लोग रोल्स रॉयस को देखने आते थे। वो कहते देखो, वो मेरे को नहीं देखने आए, वो रोल्स रॉयस को देखने आए हैं। वो कहते देखो, अभी मैं रोलेक्स की वॉच पहनूंगा ना, तो मैं जब ऐसे बात करूँगा तो लोग रोलेक्स को देखने आएंगे, मेरे जो यहाँ पर डायमंड्स लगवाओ, लोग डायमंड देखने आएंगे। पर बात जो पते की है वो ये है सर, कि शाम को ये पता चलता था, वो उनकी स्ट्रेटजी होती थी कि आओ तो सही, तुम एक बार आओ तो सही मेरी हवेली पे, तुम आओ तो सही, मेरे सामने बैठो तो सही, एक बार बैठो तो सही, फिर मैं तुमको बताऊंगा कबीर ने क्या कहा, कृष्ण ने क्या कहा, गीता में क्या कहा, या बुद्ध ने क्या कहा। और वहीं पर कई लोगों की विकेट डाउन हो जाती थी। और आश्रम, दैट वाज हिज वे। और आश्रम के नियम क्या होते थे? ही वाज अ वेरी नॉटी मैन, और उनके आश्रम में उनके नियम क्या होते थे? कोई नियम नहीं था,
कोई नियम नहीं था। हाँ, मांस मच्छी ये वो सब कुछ नहीं होता था, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो ये कहते, अगर सपोज़ मेरा मन नहीं है ध्यान करने का, हमारे 5 ध्यान होते थे। सुबह का ध्यान होता था, 9 बजे का होता था, 11 बजे का होता था, फिर शाम को 4 बजे कुंडलिनी होती थी, फिर शाम को वाइट रोट होता था। लेकिन उसमें बड़ा उनका बहुत क्लैरिटी थी, बिल्कुल उनका था जिसको जो करना है वो करे, है ना। इट शुड नॉट बी अ स्ट्रेसफुल थिंग। और ध्यान कोई करने की चीज़ नहीं है, ध्यान होने की चीज़ है। आपको पद्धति है, इट विल हेल्प यू, द मेडिटेशन टेक्निक विल हेल्प यू अंडरस्टैंड, इट विल हेल्प यू गो विद इन। बट उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सालों साल आप एक ही पॉस्चर में एक ही टेक्निक को एक ही वो कर रहे हो। भाई 2-4 हफ्ते आपने कर लिया, 2-4 महीने कर लिया, वो कहते भैया आप घर जाओ, अपने परिवार को देखो। और ये जो लोगों में, मैं आपको यहाँ बहुत रिस्पॉन्सिबली ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ, ये जो बार बार लोग कहा करते थे कि वो मैरिज के अगेंस्ट हैं, सर मैंने नहीं कभी उनको देखा मैरिज के अगेंस्ट बोलते हुए। वो सिर्फ ये कहते थे कि वो प्रेम के उस फेवर में थे। तो वो ये कहते थे अगर तुमको शादी भी करनी है तो प्लीज़ प्रेम पूर्वक करो। सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी समाज में 2 व्यक्तियों ने, 2 एल्डर्स ने उठा के, जिसको तुम जानते भी नहीं, जिसकी शक्ल भी नहीं देखी, जो तुम कंपैटिबिलिटी तुम्हारी नहीं है, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी इमोशनल कंपैटिबिलिटी, फिजिकल कंपैटिबिलिटी किसी के साथ है नहीं, उसको आप जोड़ा बना देते। तो वो उस चीज़ के ऊपर बोलते थे। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मैरिज, बल्कि मैरिज को तो वो बहुत सीक्रेट और बहुत ही इट वाज मतलब मैंने तो उनके मुंह से हमेशा ये सुना कि इट्स अ वेरी सीक्रेट थिंग। एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, तो आप लोग की ड्यूटीज़ लगती थी क्या? हाँ, ड्यूटीज़ होती थी। क्या ड्यूटीज़ होती थी? भाई आपका टॉयलेट में भी सफाई की हो सकती है, बेड्स बनाने की हो सकती है, लॉन्ड्री में हो सकती है, फिर सेंट्रल किचन में। तो ये जो बड़े स्टार्स आते थे ये भी ये करते थे? विनोद खन्ना साहब जो थे वो गार्डनिंग में भी करते थे, जो पीकॉक्स की जो बीट होती है उसको कलेक्ट करने में, उनका टॉयलेट्स में भी उनका वो लगता था। सब लोग सब। महेश भट्ट जी भी कर लेते तो थोड़ा तुनक मिजाज थे। हाँ, वो थोड़ा नाराज़ हो गए थे। हाँ। तो चले गए थे वो। तो वो ये कहते थे कि देखो जब तुम यहाँ व्यक्ति आते हैं ना, इसीलिए तो ये जो हमें नाम दिए जाते थे स्वामी, जैसे मेरे को दिया गया स्वामी प्रेम परिवर्तन। तो उन्होंने क्या कि स्वामी का अर्थ क्या है? स्वामी का मतलब है जो स्वयं को जानता है। स्वयं मतलब स्वयं का मास्टर। आई एम माई ओन मास्टर, मेरे ऊपर कोई अब हुकूमत नहीं चलाएगा। सो वो बस ये एहसास देना आपको चाहते थे दैट टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। जो भी आप काम करना चाहते हैं, जो भी आप लाइफ जीना चाहते हैं, उसको आप बेखूबी और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जिएं। किसी के ऊपर ये मत कहें इसके कारण मुझे दुख है या उसके कारण मेरे को दुख है। नहीं, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन लाइफ। एक बात मैं और जानना चाहता हूँ, सच बताइएगा, ओशो के आश्रम में सेक्स की पाठशाला लगती थी या नहीं लगती थी? बिल्कुल लगती थी जी, बिल्कुल लगती थी। कौन कहता कि नहीं लगती थी? बिल्कुल लगती थी। पर पाठशाला कैसे? सी, अब आप एक थेरेपी को, क्यों आज आप सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, आप सेक्स थेरेपी के ऊपर बात होती है, तो वहाँ तो आप जाके 5,000 रुपया काउंसलिंग का और 10,000 रुपया आप डॉक्टर को दिखाने का देते हैं। तो वहाँ पर एक ऐसा टीचर है जो एक आपको एक गाइड कर रहा है। वो सिर्फ ये कह रहा है कि आप अपने जो देखिए, बेसिकली ही वाज टॉकिंग अगेंस्ट सप्रेशन, है ना। तो ये कहना कि वहाँ पाठशाला लगती थी, पाठशाला कुछ नहीं लगती थी। दे वर पीपल हु हैड कम, और इंडियंस नहीं थे उसमें पार्टिसिपेट, लेट मी, जो यूरोपियंस आते थे, है ना। सो उनका एक तरीका था जीने का। सो एक वहाँ पर एक प्रोविज़न था कि ठीक है, यू कैन कम हियर एंड यू कैन डू दिस कोर्स। उसको तंत्रा कोर्सेज बोलते थे। और अगर आप गूगल पे सर्च कीजिए उनके तंत्रा कोर्सेज में आपको यही सिखाया जाता था कि किसी हाउ फिजिकली यू कैन बी कंपैटिबल विद ईच अदर, हाउ फिजिकली यू कैन बी गुड। मेरे ख्याल से तंत्र सेक्स करके बताते हैं, जो अभी भी सिखाया जाता है मेरे ख्याल से हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ जब आप जाते हैं। तो मुझे ये क्या वो मतलब सिमिलर या अलग चीज़ हो सकती है? नहीं, वो जो चीज़ वहाँ पर था, वो जो सीक्रेटनेस के साथ, वो जो सीरियसनेस के साथ, जिस इंटेंशन के साथ सिखाई जाती थी, वो चीज़ अब थोड़ी ना यहाँ पर। यहाँ तो वो इसलिए है कि चलो कमर्शियल हो गया, फीस है, 1-1 लाख का कोर्स है, 50-50 हज़ार का कोर्स है। सो आई हैव नथिंग टू से अबाउट इट। दे मे बी राइट, दे मे बी रॉन्ग, आई हैव नथिंग टू से। मैं तो जो चीज़ हमने अनुभव की, जो हमने देखी, जो हम जिस चीज़ के साथ जिए हैं, हम तो उसी के ऊपर कमेंट करेंगे ना। सो आई थिंक इट वॉज ग्रेट एजुकेशन, आई थिंक इट वॉज ग्रेट एजुकेशन। एंड एक सप्रेस्ड बहुत ज़्यादा आप समाज से जब उठकर आते हैं
और आपको एक खुलापन वहाँ पर मिलता है। एंड वो जैसे कहते थे कि यू हैव नॉट इवन डिस्कवर्ड अ वुमन्स बॉडी, अ वुमन डजंट नो व्हाट अ मैन्स बॉडी इज़ लाइक, you don't even know the basic principles of hygiene, you don't know how a man reacts when a woman touches him, you don't know, a woman doesn't know when, और दो ऐसे strangers सीधे के सीधे उनकी शादी होती है, उनको वो सुहागरात में जाते हैं और सीधा जाके हनीमून करते हैं। सो इट वाज बेसिकली एक जैसे ओरिएंटेशन होती है, मैन वुमन कंपैटिबिलिटी, मैन वुमन रिलेशन। अब उसके बारे में तो लोग फिर जो भी कहानियाँ, मुझे आई कैन से वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने वहाँ पर कोई भी चीज़ गलत नहीं देखी। इट वॉज सो हेल्दी, इट वॉज मेडिकली, या आप जो भी समझें, आई थिंक इट वॉज द हेल्दीएस्ट थिंग दैट कुड हैपन। एंड आई रियली विश कि उस तरह की चीज़ें आज भी हों। मैं मानता हूँ, जैसे अभी मैम ने कहा ऋषिकेश में, हरिद्वार में ये सब कुछ, मैं तो प्रे करता हूँ भगवान करे ऐसे 10,000 ऐसे कोर्सेज़ हों लोगों के, जहाँ पर ह्यूमन इमोशनल कंपैटिबिलिटी और फिज़िकल कंपैटिबिलिटी के बारे में एक आदमी जो है औरत के बारे में समझे, औरत एक आदमी के बारे में समझे। व्हाट्स द हार्म इन दैट? बट इफ़ इट इज़ डन इन अ वेरी सेक्रेड वे, इन अ वेरी हेल्दी वे, इन अ वेरी इट डिपेंड करता है कैसे। अगर और बाकी सब चीज़ें जो हैं वो तो आपके मन में हैं, अगर आपके मन में ही चोर है तो फिर तो कोई भी आप चीज़ करेंगे उसमें